हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुलवीर कौर और आज डिस्कस कर लेते हैं हम बेन जॉनसन को। बेन जॉनसन और उनका एक प्ले है हमारे सिलेबस में, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेन जॉनसन को। बेन जॉनसन क्या है, इनका फुल नेम बहुत पूछा जाता है, अक्सर आपके पेपर में आ सकता है कि इनका फुल नेम क्या था। तो इनका फुल नेम है बेंजामिन जॉनसन, ठीक है। इनका फुल नेम है बेंजामिन जॉनसन। और बेन जॉनसन कब इनका बर्थ कब हुआ था, तो 1572 में इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी, 1637 में। ये एक इंग्लिश प्लेराइट थे, पोएट थे, एक्टर थे, और सबसे बड़ी बात ये कंटेम्प्रेरी थे इनके विलियम शेक्सपियर के। और जिस प्ले को हम पढ़ने जा रहे हैं उस प्ले में एक्ट भी किया है विलियम शेक्सपियर ने खुद, ठीक है। और जो ये प्ले है आपका विलियम शेक्सपियर, जो इसका प्रोलॉग है उसमें कई सारी ऐसी फ्रेजेस दी हुई हैं जो विलियम शेक्सपियर को टॉन्ट करती हैं या विलियम शेक्सपियर के प्लेस को एक तरीके का क्रिटिसाइज़ करती है। स्टिल ये विलियम शेक्सपियर का एक बहुत फेवरेट प्ले रहा है बेन जॉनसन का, और इतना फेवरेट रहा है कि इसमें उन्होंने एक कैरेक्टर भी निभाया है। तो देखते हैं आगे कौन सा कैरेक्टर उन्होंने निभाया था विलियम शेक्सपियर ने। और ये जो है बेन जॉनसन जाने जाते हैं आपके क्लासिकल स्ट्रक्चर के लिए और उनका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इसके लिए ये काफ़ी फेमस है। अपने वर्क्स में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया। और क्या है, इनको टाइटल किया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी की तरह, ठीक है। इनको टाइटल किया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, इनको कहा जाता है, तो बेन जॉनसन को कहा जाता है। ये हो गया हमारा राइटर। और साथ में इसके देख लेते हैं कुछ मेजर वर्क्स में इनका आता है वो वर्क जो हम पढ़ने वाले हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है। वॉलपोन आता है, वॉलपोन 1606 में जो पब्लिश हुआ था। एल्केमिस्ट आता है, कई बार ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि द एल्केमिस्ट किसका वर्क है, तो ये आपका बेन जॉनसन का वर्क है। 1610 में ये पब्लिश हुआ था। इसके अलावा बार्थोलोम्यू फेयर और द पोएटास्टर और एपिकोन, ये सारे वर्क्स आपके बेन जॉनसन के फेमस वर्क्स में से एक है। आइए अब जान लेते हैं अपने प्ले के बारे में। जो मेन फैक्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो एवरी मैन इज़ ह्यूमर, ये आपका जो प्ले है ये पब्लिश कब हुआ था, 1598 में। पब्लिश 1598 में हुआ था, लेकिन इसके अलावा ये रिटन कब हुआ था, ये कंपोज कब किया गया था, तो 1596 में किया गया था। इसके अलावा ये जब 1598 में पब्लिश इन द सेंस ये कर्टेल थिएटर की तरह पब्लिश हुआ था। इसके अलावा 1601 में ये क्वार्टो में पब्लिश हुआ था, ठीक है, क्वार्टो में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा इसका जो ओरिजिनल वर्जन था वो क्वार्टो में पब्लिश हुआ था, कब, 1601 में। इसके साथ ही साथ इसका एक सेकंड वर्जन भी पब्लिश हुआ था। सेकंड वर्जन जो पब्लिश हुआ था वो 1616 में पब्लिश हुआ था। इसी 1616 में इनका प्रोलॉग आया था, ठीक है। इसी 1616 में इसमें इन्होंने प्रोलॉग को लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को कुछ क्रिटिसाइज़ किया था। अच्छा, 1616 वाले वर्क में और 1601 वाले वर्क में जो ओरिजिनल वर्जन था इसका और जो नॉन ओरिजिनल वर्जन था, जो सेकेंड वर्जन था, उसमें अंतर क्या था, तो उसमें अंतर ये था कि उसमें जो आपका ये 1601 वाला वर्क था उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो इटालियन कैरेक्टर्स के नेम्स थे, वो इटालियन नेम्स थे, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स के नेम्स थे वो सारे इटालियन नेम्स थे। और जो प्ले की सेटिंग थी वो भी कहाँ पे थी, वो फ्लोरेंस में थी। जबकि 1616 वाले में जो प्ले की सेटिंग थी वो लंदन थी और जो सारे नेम थे वो सब के सब लंदन थे। देखिए, तो इसमें यहाँ पे सेटिंग दी हुई है लंदन, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम प्ले डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो कैरेक्टर के नेम्स होंगे वो इंग्लिश नेम्स होंगे और जो प्ले की सेटिंग होगी वो लंदन होगी। इसका जॉनर क्या है, तो जॉनर इसका ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये
प्ले क्या बताता है, क्या दिखाता है। तो हमें पता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो हाई लेवल सोसाइटीज़ होती थी उनके मैनर्स को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करता था और कहीं ना कहीं उनका ह्यूमर उनको ह्यूमर की तरह पेश करता था। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर की जाती है, ह्यूमन टेम्परामेंट को, ह्यूमर्स को डिस्कस किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है और हंसी की जा रही है, मॉक किया जा रहा है फुलिशनेस ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं शेक्सपियर जिन्होंने कैसे एक्ट किया था। शेक्सपियर ने इसमें फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी अपनी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर हैं तरह तरह के ह्यूमर से भरे हुए हैं, जिसमें प्राइड आ जाता है, जेलसी आ जाती है, ग्रीड आ जाती है और वैनिटी आ जाती है। अब आ जाते हैं अपने कैरेक्टर्स के ऊपर। मेन कैरेक्टर्स कौन है? तो एडवर्ड नोवेल कौन है? तो एक यंग एजुकेटेड जेंटलमैन है, क्यूरियस है और जो इम्पल्सिव है। ठीक है, और ओल्ड नोवेल कौन है? एडवर्ड नोवेल के फादर है। ओल्ड नोवेल का किरदार ही किन्होंने निभाया था? शेक्सपियर ने निभाया था। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। हो सकता है कि पूछा जाए आपके उससे कि कौन सा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर ने निभाया था। तो शेक्सपियर ने निभाया था ओल्ड नोवेल का कैरेक्टर निभाया था, जो कि एक कॉशियस और मोरल फादर है। और इनका बेटा है कौन? एडवर्ड नोवेल है। ब्रेन वॉर्म कौन है? तो एक क्लेवर सर्वेंट है जो कि मैनिपुलेट करता है। इस प्ले का सबसे ज़्यादा कॉमिक कैरेक्टर जो है वो ब्रेन वॉर्म है। इसके अलावा कैप्टन बोबाडिल है। कैप्टन बोबाडिल जो है एक रिटायर्ड सोल्जर है जो कि बहुत बोझफुल है, हर बात पे डींगे हाँकता रहता है, कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन उसे डींगे हाँकना बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा कौन है? कैटले एक जेलस मर्चेंट है जो कि अपनी वाइफ पे ही बहुत ज़्यादा शक करता है। वाइफ का नाम क्या है इनकी? डेम कैटली एक इनोसेंट वाइफ है मिस्टर किटले की। और मिस्टर किटले को हमेशा ये शक रहता है कि डेम कैटली का कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके अलावा डाउनराइट है। डाउनराइट जो है वो एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रदर है, किसका? डेम कैटली का। और वेलब्रेड जो है एडवर्ड का विटी फ्रेंड है। और इसी से जो ओल्ड नॉवेल है चाहता है कहीं ना कहीं कि जो एडवर्ड है दूर रहे वेलब्रेड से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वेलब्रेड जो है एडवर्ड को कहीं ना कहीं बिगाड़ देगा, उसकी हैबिट्स को कहीं ना कहीं वो बिगाड़ देगा, जिसकी वजह से वो अपने करियर पे ध्यान ना दे करके बाकी चीज़ों पर ध्यान देगा। आइए अब देख लेते हैं इसकी एक डिटेल समरी, जो कि डिटेल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है। और शॉर्ट में बताने के लिए हम आपको ये चीज़ें बता सकते हैं कि ये इसका जो प्लॉट है वो 3 थ्रेड पकड़े हुए, मतलब 3 स्टोरीज में चलती हैं। जो फर्स्ट प्लॉट है या फर्स्ट थ्रेड जो है इसका, उसमें फादर और सन का रिलेशनशिप बताया जाता है। क्या बताया जाता है? फादर और सन का रिलेशनशिप बताया जाता है, जिसमें कि ओल्ड नॉवेल और एडवर्ड नॉवेल के बीच का रिलेशनशिप बताया जाता है। सेकेंड जो थ्रेड है इसका, मतलब सेकेंड जो स्टोरी चल रही है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से मिसेस किटले पे क्या कर रहे हैं, डेम किटले पर शक करते हैं हर बात में। और थर्ड जो चीज़ें दिखाती है, तो थर्ड जो स्टोरी चल रही है यहाँ पे वो चल रही है लव ट्रायंगल चल रहा है किसके बीच में? मिस ब्रिजेट के बीच में और यंग नॉवेल के बीच में, मतलब एडवर्ड नॉवेल के बीच में। तो आइए देख लेते हैं इसकी स्टोरी को भी। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ 1598 इज़ अ लाइवली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, तो एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है वेयर ईच कैरेक्टर इज रूल्ड बाई वन डोमिनेट पैशन और मूड। मतलब हर कैरेक्टर का एक अपना कोई ना कोई एक आप कह सकते हैं एक अंदर की फीलिंग है या एक अंदर का पैशन है, एक अंदर का उसका मतलब ह्यूमर है। ठीक है, जो एक अंदर की हैबिट है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, किसी को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, किसी को बहुत ज़्यादा कॉमेडी सूझती है। तो हर कैरेक्टर का अपना अपना एक क्वालिटी है। द स्टोरी सेंटर्स ऑन एडवर्ड नॉवेल। जो मेन कैरेक्टर है वो है एडवर्ड नॉवेल, अ क्यूरियस यंग मैन हु विशेस टू एक्सप्लोर लंडन्स विटी सोसाइटी, जो कि एक्सप्लोर करना चाहता है लंदन की
सोसाइटी को। हिज सर्वेंट ब्रेन वॉर्म सीक्रेटली प्लॉट्स ट्रिक टू कंफ्यूज एवरीवन फॉर हिज ओन एंटरटेनमेंट। और जो जितनी भी कॉमेडी सिचुएशन बनती है इस प्ले में वो ब्रेन वॉर्म की वजह से बनती है, क्योंकि ब्रेन वॉर्म ही क्या करता है, तरीके से कई बार ये डिस्गाइज होता है पूरे प्ले में, और डिस्गाइज कर करके अपने एंटरटेनमेंट के लिए सबको कंफ्यूज करके रखता है। इसके अलावा मिस्टर नोवेल जो है, ओल्ड नोवेल जो है, वो डरते हैं अपने सन के मोरल डिक्लाइन से, इसीलिए वो उसको वेलब्रेड से दूर करना चाह रहे थे। अपने आप को डिस्गाइज करते हैं और फॉलो करते हैं कई सारी कॉमिक एंटेंगलमेंट को। इन लंदन एडवर्ड मीट्स वेलब्रेड से मिलता है, बोबाडेल से मिलता है, और अदर रिप्रेजेंटिंग प्राइड, जेलसी एंड वैनिटी, और अन्य उन लोगों से मिलता है जो कि प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जेलसी को रिप्रेजेंट करते हैं और वैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेलसी को कौन रिप्रेजेंट करता है? मिस्टर किटले, जेलसी एंड बोबाडेल्स फेक ब्रेवरी। ठीक है, प्राइड कौन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बोबाडेल रिप्रेजेंट कर रहा है। और किटले की जेलसी और जो बोबाडेल की फेक ब्रेवरी थी वो एक ह्यूमर और सटायर को क्रिएट करती है। इन द एंड ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन प्रिवेल, प्रूविंग दैट लॉफर करेक्ट्स मैन्स मैनर। ठीक है, इसकी पूरी अगर हम स्टोरी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हम इनके MCQs में इनकी सारी चीज़ें और डिस्कस करते चलेंगे। जो मेन फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। साथ साथ जब हम इनके MCQ सॉल्व करते चलेंगे तो फिर उनको भी सॉल्व करते चलेंगे, है ना। आगे आ जाते हैं अपनी थीम्स के ऊपर। तो इसकी थीम क्या है? ह्यूमन फॉलीज करेक्टर थ्रू लाफर। सबसे ज़्यादा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, तो पूरा प्ले ही आपका कॉमेडी में आता है, लेकिन उसमें ये बताया जाता है कि अंत में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हर ह्यूमर का, हर मैन का, हर पर्सन का अपना एक अलग नेचर होता है और अपना एक अलग मूड होता है, अपना एक अलग हैबिट होती है, इसको ये बताया जा रहा है। सटायर करता है लंदन की सोशल प्रिटेंशन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर बेन जॉनसन है तो वो सोसाइटी को, उनका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो आपकी टर्म है ये इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि जो अपर क्लास की सोसाइटी है, अपर क्लास की सोसाइटीज़ में जिस तरीके की हैबिट्स हैं, जिस तरीके का उनका रहन सहन कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं सटराइज करते हैं हमेशा बेन जॉनसन, और यही इसमें यहाँ पे भी दिखाया गया है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, कॉमेडी ऑफ मैनर और ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है। ह्यूमर्स एज अ साइंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, जो ह्यूमर यहाँ पे दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? डोमिनेंट ट्रेट। हर एक इंसान के अंदर जिस तरीके का एक डोमिनेंट ट्रेट होता है ना, उसको दिखाया जाता है यहाँ पे। ट्रियम्फ ऑफ ऑनेस्टी एंड ओवर वैनिटी एंड डिसीट, तो जिस तरीके से ब्रेन वॉर्म हर तरीके से डिस्गाइज होकर के कहीं ना कहीं फूल बनाने की कोशिश करता है सबको, तो उस चीज़ को दिखाया जाता है कि जो ऑनेस्टी का जो जीत जो होती है अंत में, वो ऑनेस्टी की होती है। आइए देख लेते हैं इसका लिटरली सिग्निफिकेंस। ये आपकी मेंस के पेपर में हो सकता है काम आ जाए आपको। तो ये लिटरली सिग्निफिकेंस क्या है कि इसी ने आपको रियलिस्टिक इंग्लिश कॉमेडी से इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा जो ह्यूमर है वो यहाँ पर डिफाइन करता है डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप को, जिस डिफरेंट ह्यूमर ट्रेट्स को कंबाइन करता है ये क्लासिकल फॉर्म को इंग्लिश विट के साथ। इन्फ्लुएंस करता है ये रेस्टोरेशन कॉमेडी को, और बैलेंस है ये ह्यूमर और मोरल लेसन में। दोनों ही चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएगी, कॉमेडी भी मिल जाएगी और साथ से साथ ह्यूमर भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसका क्विक रिकैप क्या है? तो बेन जॉनसन क्या करते हैं? क्लासिकल और रियलिस्टिक टाइप की कॉमेडी करते हैं। एवरी मैन इन ह्यूमर का मतलब क्या है कि ह्यूमन फॉलीज और उनकी वेट को रेफर करता है ये इनका जो प्ले है। मोरल लेसन किसके थ्रू मिलते हैं? लाफर के थ्रू, मतलब हंसते हंसते सारे लेसन इनको इसमें बताए गए हैं कि किस तरीके से इंसान को अपने मोरल वैल्यूज़ को समझना चाहिए। इंस्पायर्ड लेटर ड्रामेटिस्ट एंड सटायरिस्ट, तो बेन जॉनसन से तो ये प्ले तो शेक्सपियर का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, आगे आने वाले ड्रामेटिस्ट को और सटायरिस्ट को भी इंस्पायर किया कहीं ना कहीं। बस यहाँ से हमारा ये प्ले ख़त्म होता है और इस प्ले की समरी हमने डिस्कस कर ली है, और जल्दी ही हम इनके MCQs वगैरह भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ का 12th नाइट। ठीक है, तो कल की क्लास जो आपकी होगी उसमें मैकबेथ का 12th नाइट, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनसे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।
होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और वीडियो से जुड़े रहने के लिए, शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझने के लिए, एक तरीके से रिवीजन क्लास के लिए, एक तरीके से MCQs प्रैक्टिस के लिए आप क्लास से जुड़े रहें। और जल्दी ही हम लोग अच्छे से कवर करेंगे पूरा LT का सिलेबस। और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।